हेलो फ्रेंड, मैं हूं नवीन सोनी और आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आए हम बीपीएससी 133 की पॉलिटिकल साइंस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आंसर डिस्कस किया हमने। एकात्मक व्यवस्था क्या है और ये आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस, और क्वेश्चन एक 20 नंबर का होता है, आप सभी को ही पता होगा। और इसको अटैम्प्ट करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एकात्मक सरकार क्या होती है और एकात्मक सरकार की व्यवस्थाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो आप हमारी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरी देखें और ध्यान से सुने। आपको मैं ये वीडियो का जो ये पीडीएफ है, अगर ब्लर होगी वीडियो तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ड्राइव लिंक से क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो में आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं जैसे कि भाई एकात्मक सरकार क्या होती है, एकात्मक व्यवस्था क्या होती है और ये कहाँ चलती है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि एकात्मक जो सरकार होती है कहाँ कहाँ चलती है। ब्रिटेन में चलती है, फ्रांस, जापान, इटली, जर्मनी व चीन आदि देशों में चलती है। ठीक है, ब्रिटेन में क्या है कि भाई संस्थाएँ हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है कि संसदीय प्रणाली के तहत चलता है। क्या है कि लेकिन वहाँ पे क्या है, स्वतंत्रता व जो शक्तियाँ हैं वहाँ पे कानूनों द्वारा ही प्राप्त हुई है। ठीक है, क्यों, वहाँ पे संसदीय व्यवस्था भी हमें ब्रिटेन में देखने को मिलती है। ठीक है, और वहाँ पे जो केंद्रीय सरकार है वो स्थानीय सरकारों से क्या करती हैं भाई, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कराने का अधिकार प्राप्त है। क्या है जो भाई हमने सिंपल सा देखा, जो एकात्मक सरकारें होती हैं वो एकात्मक सरकार हम कहाँ कहाँ देखते हैं, हम ब्रिटेन में देखते हैं, फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, जर्मनी व चीन आदि देशों में चलता है। और ये जहाँ पर भी एकात्मक व्यवस्था होता है वो छोटी जनसंख्या वाले एक क्षेत्र में होता है, जहाँ तक है जहाँ पे एकात्मक व्यवस्था चलाना सरल हो सके और आसान हो सके। ठीक है, तो जहाँ जनसंख्या का कमी पाई जाती है, क्षेत्रफल छोटा होता है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है एकात्मक व्यवस्था। ठीक है, और एकात्मक व्यवस्था में एकल सरकार होती है, यानी कि केंद्र के हाथ में ही सब कुछ, सारी शक्तियाँ होती हैं। चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, सारे के सारे जो शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र के हाथ में ही रहती हैं। लेकिन आपने देखा कि जो ब्रिटेन है वो स्थानीय संस्थाएं हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है कि जो स्वतंत्रता और जो शक्तियाँ हैं वो सामान्य कानूनों द्वारा ही प्राप्त होती हैं वहाँ पे। ठीक है, अब केंद्रीय सरकार को क्या है कि भाई स्थानीय सरकारों के स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का भी अधिकार प्राप्त है। अब इसी तरीके से भाई फ्रांस है, फ्रांस में भी ब्रिटेन की तरह ही क्या है कि शासन प्रणाली है, और ब्रिटेन में भी क्या है, फ्रांस में भी ब्रिटेन की तरह ही शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, और डिपार्टमेंट्स में बांटा गया है, जो भी प्रांत हैं, जो भी राज्य हैं। ठीक है, अब और फिर उसके बाद क्या है कि ये सारे सरकार जो होती हैं वो किसके अधीन होती हैं, ये सारे सरकारें क्या होती हैं, केंद्र सरकार के अधीन होती है। केंद्र सरकार यानी कि ये केंद्र सरकार कौन है, जो एकात्मक व्यवस्था में एक ही सरकार होती है जिसके हाथों में सारी शक्तियाँ निहित होती है, सब चीज़ का कर्ता धर्ता वही होता है। ठीक है, तो स्थानीय सरकारें होती हैं, लेकिन स्थानीय सरकार किसके द्वारा होती हैं, किसके अधीन होती हैं, केंद्र सरकार के अधीन होती है। यानी कि केंद्र सरकार ही अपने द्वारा स्थानीय सरकारों को प्रांतों में बिठाता है और अधिकारों को देता है, शक्तियों को प्रदान करता है, और जब चाहे वो संसद से क्या कर सकता है, जब चाहे वो शक्तियों को संसद से जब चाहे वापस ले भी सकता है। सारे नियम कानून किसके होते हैं, केंद्र के होते हैं। केंद्र ने जब मर्जी चाहा कुछ रूल्स लाए, शक्तियाँ लाया, उन शक्तियों को हमें दे देता है वो प्रांतीय सरकारों को। लेकिन जब उसकी इच्छा होगी वो शक्तियों को संसद से जब चाहे क्या कर सकती है, वहाँ से ले सकती है। अब इसी तरीके से क्या है कि भाई चीन है, इटली है, जापान है, जर्मनी आदि देशों में भी क्या है कि पारदेशी क्या है कि स्थानीय सरकारें हैं। ठीक है, केंद्रीय सरकार के अधीन है। तो ये एकात्मक व्यवस्था में सारी शक्तियाँ किसके अधीन होती हैं, केंद्र सरकार के अधीन होती हैं। ठीक है, अब यहाँ एकात्मक सरकार की अगर विशेषताएं देखें तो एकात्मक सरकार की विशेषताएं ही सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन में जान लिया कि आखिरकार एकात्मक व्यवस्था चलती कहाँ कहाँ पे, तो कहाँ कहाँ पे चलती है, ब्रिटेन में चलती है, फ्रांस में चलती है, जर्मनी, इटली देशों में चलती है। और एक चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान रखना कि जो एकात्मक व्यवस्था होती है, जहाँ पे एकल सरकार होती है, वहाँ पे जो आपका संविधान होता है वो एक तो लचीला पाया जाता है, और साथ ही साथ क्या है कि यहाँ का संविधान लिखित और अलिखित दोनों ही रूपों में देखने को मिल जाता है।
फिर है कि भाई एकात्मक सरकार की विशेषताएं। तो एकात्मक सरकार की विशेषताएं में आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एकात्मक शासन में क्या होता है कि जो शक्तियाँ होती हैं वो केंद्रीयकरण होती है। क्या होती है? एकात्मक शासन में जो शक्तियाँ हैं वो केंद्रीयकरण होता है। और प्रशासन की जो सुविधा के लिए जो राज्यों को, अब क्या है कि भाई प्रशासन की सुविधा के लिए क्या किया जाता है कि राज्यों को प्रांतों में क्या कर दिया जाता है, इकाइयों के रूप में बांटकर शक्तियों का केंद्रीय सरकार द्वारा उन्हें दी जाती है। लेकिन केंद्रीय सरकार जब चाहे उन शक्तियों को क्या कर सकती है, वापस ले सकती है। ठीक है, यानी कि देखो भाई केंद्र केंद्र के तहत तो चल रहा है, लेकिन भाई एक छोटे छोटे राज्य होते हैं, उसमें भी भाई माना कि इतना ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, लेकिन एक बंदा अपनी दृष्टि को कहाँ तक रख सकता है, केंद्र अपनी दृष्टि को कहाँ तक चला सकता है। तो क्या करता है कि राज्यों में क्या करता है भाई, प्रशासनिक सुविधा के लिए क्या करता है कि छोटे छोटे प्रांतों में क्या करता है, स्थानीय सरकारों को बिठा देता है और उन्हें अपने केंद्र सरकार के द्वारा क्या करता है कि शक्तियों का बंटवारा कर देता है। फिर लेकिन क्या है कि भाई जो सरकार है ना, केंद्रीय सरकार, उन शक्तियों का क्या कर सकती है, जब चाहे वापस ले सकती है। फिर इसका अर्थ क्या होता है कि भाई जो इसका अर्थ होता है कि भाई एकात्मक सरकार के पास जो शासन होती है ना, वो सारी शक्तियाँ किसके पास होती है, केंद्र के पास होती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि जो एकात्मक सरकार जो होती है, तो एकात्मक शासन में जो भी कुछ होता है तो सारी की सारी शक्तियाँ जो है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, हर एक कार्य अंग का जो शक्तियाँ हैं वो सारी की सारी केंद्र शक्तियों के पास ही होती है, केंद्रीकरण के पास ही होती है। ठीक है, अब वो क्या करता है, अपनी शक्तियों का बंटवारा प्रादेशिक सरकारों को करने में भी स्वतंत्र व सक्षम होती है। तो जो भाई केंद्र सरकार है वो क्या है कि जब स्थानीय सरकारों को बिठाता है प्रशासनिक सुविधाओं के लिए, तो वो क्या करता है कि अपनी शक्तियों को क्या करता है कि बंटवारा करता है स्वतंत्र रूप से, जिसे रोकने टोकने और बोलने वाला कोई भी नहीं होता केंद्र सरकार को। और अपनी इच्छा अनुसार वो शक्तियों को, निर्णयों को बनाता है और खुद ही निर्णय और फैसले लेता है, और जब चाहता है वो उन शक्तियों को वापस भी ले सकता है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। फिर दूसरा पॉइंट देखें, दूसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि भाई जो एकात्मक शासन है उसमें क्या है कि प्रभुत्वात्मक क्या है कि शक्तियाँ जो है, प्रभु सत्तात्मक जो केंद्रीय जो सरकार है उसके पास क्या है, पास रहती हैं। यानी कि एकात्मक शासन में जो भी प्रभुत्व सत्तात्मक जो शक्तियाँ होती हैं, वो शक्तियाँ किसके पास होती हैं, केंद्र सरकार के पास होती हैं। इसमें जो इकाइयों को क्या होता है, प्रभु सत्तात्मक शक्तियाँ नहीं दी जाती। यानी कि जितनी भी पावर है वो सारी की सारी पावर जो एकात्मक यानी कि एकल सरकार में, वो केंद्र सरकार के पास ही है और केंद्र सरकार के पास ही रहती है, क्योंकि सब चीज़ का कर्ता धर्ता, निर्णय, फैसले, नियम कानून बनाने वाला वही है। और इसमें जो इकाइयों में जो बताया गया है कि इसमें जो इकाइयों को क्या है कि प्रभु सत्तात्मक शक्तियाँ नहीं दी जाती। यानी कि जो प्रांत में जो होते हैं ना, तो उनके पास कोई शक्तियाँ नहीं होती, बल्कि उनको शक्तियाँ को बंटवारा कौन करता है, केंद्र सरकार करती है अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, और जब चाहे शक्ति दे वापस नए रूल्स लागू कर सकती है, और जब चाहे किसी रूल्स को वापस ले सकती है। इसमें कोई भी केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब एकात्मक शासन में देखो थर्ड पॉइंट कि भाई जो एकात्मक शासन में क्या है कि एकल और इकहरी नागरिकता पाई जाती है। एकात्मक शासन में क्या होता है कि एकल और इकहरी नागरिकता पाई जाती है। यानी कि जापान है, इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, ठीक है, ये जो चीन है, ये जो जितने भी ये जो देश है जहाँ पे एकल सरकार चलती है, ठीक है, तो एकल सरकार जहाँ पे चलती है वहाँ पे नागरिकता क्या होती है, सभी लोगों की नागरिकता एक ही होती है। ठीक है, एक ही धर्म, एक ही संस्कृति के प्रति क्या है कि सभी लोगों की जो नागरिकता प्राप्त हुई है वो एक ही प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार क्या होता है कि भाई एकल नागरिकता के कारण कोई भी भेदभाव, कोई भी जाति, बिरादरी, संप्रदाय को लेकर के, संस्कृति को लेकर के भेदभाव की स्थिति पैदा नहीं होती है। ठीक है, तो यही है कि भाई एकात्मक व्यवस्था में क्या है कि सभी लोगों को एक ही नागरिकता होती है, समान अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक ही स्वतंत्रता होती है, जिससे क्या होता है कि लोगों की मुठभेड़ यानी कि मतभेद की स्थिति नहीं पाई जाती। फिर इसमें क्या है कि केंद्र व जो प्रांतों के लिए जो अलग अलग जो दोहरी नागरिकताएं का प्रावधान नहीं होता। तो इसमें आपको क्या बताया भाई कि एकल नागरिकता तो होती है भाई, सबकी गहरी नागरिकता तो होती है एकात्मक व्यवस्था में, लेकिन इसमें क्या है कि भाई केंद्र में क्या होता है कि इसमें प्रांतों के लिए क्या है कि कोई भी अलग अलग दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी है वो केंद्र सरकार ही है,
इसमें दोहरी नागरिकता यानी कि जो राज्य सरकार होते हैं, जो प्रशासनिक सुविधाओं के लिए बिठाए जाते हैं केंद्र के द्वारा, वो उनके लिए कोई भी दोहरी नागरिकता या वो अपने अनुसार कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। जो प्रांतीय सरकार है उनको बस केंद्र सरकार क्या है कि प्रशासनिक सुविधाओं और राज्य की और प्रांतों की देख रेख के लिए, निगरानी के लिए बिठा के रखते हैं, ना कि उनके कोई फैसले और डिसीजन देने के लिए। ठीक है, तो वो प्रांतीय सरकार जो होते हैं, संस्थाएं जो सरकार होती हैं, या राज्य सरकार कह लो, प्रांतीय कह लो या संस्थाएं कह लो, तो वो अपने आप से कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दोहरी वो नहीं दिखेगी आपको, नागरिकता का प्रावधान। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है भाई, चौथा पॉइंट में कि भाई जो एकात्मक सरकार में एक ही कार्यपालिका होती है। क्या है कि एकात्मक सरकार में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, ठीक है, कि एक ही नागरिकता होती है एकात्मक में, एक ही विधायिका होती है, एक ही कार्यपालिका होती है। ठीक है, एक ही विधायिका, एक ही न्यायपालिका, एक ही कार्यपालिका। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो भाई प्रांतों के जो इकाइयों में कोई कार्यपालिका और विधायिका व न्यायपालिका नहीं होती है। तो जो भी मैंने क्या बताया कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों का जो स्वरूप है वो केंद्र है। ठीक है, यानी केंद्र का जो अध्यक्ष है, केंद्र जो सरकार है, वो केंद्र सरकार ही क्या है कि खुद ही विधायिका है, खुद ही न्यायपालिका है और खुद ही कार्यपालिका है। खुद ही कानून बनाएगा, खुद ही नियम बनाएगा, खुद ही रूल्स को लागू करेगा, खुद ही हस्ताक्षर करेगा और सब कुछ करेगा। लेकिन इसमें जो प्रांत होते हैं, इसमें कार्यपालिका, विधायिका नहीं होती। क्यों नहीं होती? बात घूम फिर के वहीं आ रही है, क्योंकि भाई ये जो एकात्मक व्यवस्था में जो प्रांतों में जो डिवाइडेड होते हैं, जो शक्तियों को जो बंटवारा करता है, वह स्वयं केंद्र सरकार ही करता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ही क्या करता है, उनको सारी नीतियों को बनाता है, अपनी नीतियों के अनुसार ही रूल्स को, नियमों को, कानूनों को बनाता है और उनको कानूनों को, रूल्स को वहाँ पे चलवाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि वहाँ पे कोई कार्यपालिका, न्यायपालिका की स्थिति नहीं होती, दोहरी नागरिकता नहीं होती है। सारे कानून, नियम स्वयं केंद्र के ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पांचवा पॉइंट है कि भाई एकात्मक शासन में क्या होता है कि संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भाई एकात्मक शासन प्रणाली जहाँ पे भी चलती, वहाँ पे संविधान क्या है कि लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। अब संविधान का होना क्या है कि एकात्मक सरकार को क्या करता है, औचित्य प्रदान करता है, और शक्तियों का बंटवारा क्या है कि केंद्र के पक्ष में करके क्या करता है कि प्रादेशिक जो सरकारें होती है, जो प्रदेशों में जो सरकारें होती हैं, उनसे क्या करता है कि भाई उसकी रक्षा भी करता है। और लिखित संविधान का होना क्या है कि एकात्मक शासन की वैधता प्रदान करता है। यानी कि भाई जो एकात्मक शासन प्रणाली में लिखित संविधान भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। यानी कि वहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे जो भी निर्णय लिए जाएंगे, कोई कल को घटना घटित हो जाती, कल को बड़ा वाद विवाद हो जाता है, तो उसमें क्या है कि निर्णय बड़े ही आसानी से केंद्र सरकार के द्वारा लिए जा सकते हैं। इसमें कोई भी मंत्रिमंडल का मतलब कि बैठक लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ एकात्मक व्यवस्थाओं में क्या होता है कि मंत्रिमंडल का अभाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली ही निर्णय लिया जाता है। ठीक है, विचार विमर्श किया जा सकता है, और जो विचार विमर्श जो करने वाला है वो मंत्रियों के साथ ना होकर डायरेक्टली केंद्र सरकार खुद के विचारों को और खुद के नीतियों को ही लागू कर सकता है। और यहाँ पे लिखित और अलिखित संविधान से हमें ये पता लगता है कि यहाँ का जो संविधान है वो बहुत ज़्यादा लचीला है। यानी कि कोई भी जो संशोधन होना है वो केंद्र सरकार अपने निर्णय के तहत उसको बदल सकता है या किसी कानून नियम को हटा सकता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार में क्या है कि भाई यानी कि केंद्र सरकार क्या है, जो राज्य सरकारों को करता है तो वो उसकी भी रक्षा करता है। ठीक है, केंद्र सरकार क्या है कि राज्य सरकार की रक्षा भी करता है। जो प्रदेशों में उसने क्या कर रखा है, सरकारों को बिठा रखा है प्रशासनिक सुविधाओं के लिए, रक्षा के लिए, जनता की, ठीक है, देख रेख के लिए। फिर इसमें जो लिखित संविधान का होना क्या है कि भाई एकात्मक शासन को वैधता प्रदान करता है। यानी कि जो लिखित संविधान होता है वो एकात्मक शासन में क्या करता है कि भाई वैधता को प्रदान करता है। ठीक है, वैधता प्रदान करता है यानी कि वैलिडिटी दिखाता है। जबकि क्या है कि भाई ब्रिटेन में ये संविधान अलिखित है। तो आप ये क्या देख रहे हो यहाँ पे कि ब्रिटेन का जो संविधान है वह अलिखित है। फिर भी क्या है कि जबकि फ्रांस में लिखित है। तो भाई फ्रांस में आप लिखित संविधान देख रहे हो और ब्रिटेन में अलिखित देख रहे हो। फिर भी एकात्मक शासन में संविधान का क्या है, जो स्वरूप होता है वो लचीला, कठोर दोनों ही प्रकार का हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर आप क्या देखोगे कि जो एकात्मक व्यवस्थाएं होती हैं वहाँ का जो संविधान होता है वो काफ़ी लचीला होता है। वहाँ पे किसी भी फैसले को, निर्णय को लेने के लिए
वहाँ पे संशोधन बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि सारे फैसले और निर्णय जो होते हैं वो एक ही व्यक्ति यानी कि केंद्र के पास ही होती हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को अच्छे से सुनें और देखें, आपको सारी वीडियो समझ में आ जाएगी। और बहुत ही अच्छी तरीके से ये मैं समझाने की मैंने कोशिश करी, और यहाँ पे हर चीज़ इजी वर्ड एंड लैंग्वेज हैं। ठीक है, और सारे पॉइंट्स वाइज हैं, तो आप भी इसी पॉइंट्स वाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो ब्लर आएगी तो मैं इसको इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा पीडीएफ को, तो आप ड्राइव से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे छोटा पॉइंट है, यहाँ पे हमें क्या बताया गया कि भाई इस प्रकार की जो शक्तियाँ को जो केंद्रीकरण होता है वो किसके पास होता है, केंद्र संसद सर्वोच्चता होती है। क्या है कि जो भी इस प्रकार की जो शक्तियाँ होती है केंद्रीकरण की, वो केंद्रीय क्या होती है कि केंद्रीय शक्ति की संसद की सर्वोच्चता होती है। और समान प्रभुसत्ता क्या है कि प्रभुसत्ता वाले निकायों का अभाव होता है। और जो इकहरी नागरिकता होता है वह इकहरी शासन या लिखित या अलिखित, कठोर या लचीला संविधान एकात्मक सरकार के क्या करती है, प्रमुख विशेषताएं क्या कि आज बदलते परिवेश में प्रभुसत्ता संपन्न एकात्मक सरकार का होना अनिवार्य हो गया। क्या यानी कि यहाँ पे यह आपको कहा जा रहा है, यानी कि जो भी इस प्रकार की जो शक्तियाँ हैं वो केंद्रीयकरण में जो होती है, तो केंद्र में क्या करती है कि संसद के सर्वोच्चता को क्या कि सर्वोच्चता को बनाए रखती हैं। यहाँ पे इकहरी नागरिकता पाई जाती है, इकहरी शासन पाया जाता है। इकहरी नागरिकता यानी कि एक ही नागरिकता सभी लोगों के लिए पाई जाती है, किसी की कोई नागरिकता अलग नहीं, किसी की कोई बदली हुई नहीं, सबके लिए एक ही नागरिकता है, यानी कि सब लोग एक ही नागरिकता हैं, एक ही नागरिकता प्राप्त है। इकहरी शासन यानी कि एकल शासन, यानी कि एक ही बंदे का शासन, एक ही व्यक्ति का शासन। लिखित या अलिखित जो आपका संविधान है वो लचीला संविधान होता है। तो क्या कठोर तो देखने को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, जहाँ पे लिखित और अलिखित संविधान होता है। जैसे कि लिखित और अलिखित जो संविधान है वो आपका एकात्मक एकल सरकार में देखने को मिलता है। तो यहाँ का संविधान में क्या है कि संशोधन बड़े ही आसानी से किया जा सकता है, वो घटनाओं के अनुसार या परिस्थितियों के अनुसार। ठीक है, जो भी निर्णय लिए जाते हैं तो उसमें संशोधन किए जा सकते हैं। आपने देखा कि भाई फ्रांस में लिखित संविधान है तथा ब्रिटेन में क्या है, अलिखित संविधान है। तो इससे आप अभी तक समझ चुके होंगे। ठीक है, और आज के टाइम पे क्या है कि भाई एकात्मक शासन व्यवस्था होना भी बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो गया है। ठीक है, क्योंकि एकात्मक शासन होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं कि मार काट, लड़ाई, दंगे, ऐसी कई सारी जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं वो जन्म नहीं लेती है। अब राष्ट्रीय एकता देखते हैं, 7वां पॉइंट। अब इकहरी नागरिकता के कारण क्या होता है भाई कि नागरिकों के हितों की भावना बढ़ती है। अब ध्यान देना कि भाई यहाँ पे राष्ट्रीय एकता देखो कि पूरा का पूरा जो राष्ट्र है उसमें एक ही नागरिकता होती है, उसके फ़ायदे क्या हैं। तो इकहरी नागरिकता के कारण क्या है कि नागरिकों के हितों की भावना बढ़ती है, और देश में एक सा कानून है, देश में एक ही कानून है, देश में एक ही नागरिकता होने के कारण देश की जो भावना और जो हित की भावना है वो काफ़ी अच्छी बढ़ती है नागरिकों के प्रति। देश में एक ही कानून है, एक ही न्याय व्यवस्था है और एक ही तरह की शासन प्रबंध है, और राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करता है। ठीक है, तो एक ही नागरिकता क्या करती है कि समाज में नागरिकों के एक दूसरे के निकट लाती है और अच्छी भावनाओं को पैदा करती है ना, भावनाओं को लोगों के प्रति क्या है कि भावनाओं को बढ़ाती है। देश में एक ही कानून होने के कारण, एक ही न्याय व्यवस्था होने के कारण और एक ही तरह से न्याय सुविधा और शासन प्रबंध जो है ये क्या करती है कि राष्ट्र में क्या करती है कि भाई लोगों को आपस में जोड़ती है। ठीक है, स्वतंत्रताएं प्राप्त होने के कारण क्या है कि भाई मतभेद जो उत्पन्न होने वाले होते हैं वो सारे मतभेद उत्पन्न होते ही नहीं हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ पे कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है कि भाई कोई प्रश्न उठे मतभेद होने का। क्यों नहीं मतभेद होता, क्योंकि वहाँ पे सभी लोगों को समान अधिकार के रूप में एक ही नागरिकता प्राप्त है पूरे के पूरे राष्ट्र में। पूरे के पूरे राष्ट्र में एक ही तरह की न्याय व्यवस्था है, एक ही तरीके के कानून व्यवस्था है। तो इस प्रकार से क्या है कि किसी के प्रति कोई किसी को जवाब दे नहीं, कोई किसी के लिए प्रश्न करने वाला नहीं, कोई किसी का कानून का उल्लंघन नहीं। तो इस प्रकार से कोई भी मतभेद की स्थिति पैदा नहीं होती। अब 8वां पॉइंट देखेंगे हम। अब 8वां पॉइंट जो है वह है लचीला शासन। तो एकात्मक शासन में क्या होता है भाई, जो संविधान है वो कठोर नहीं होता है।
मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पे कठोर दिखाया जा रहा है, लेकिन संविधान जो है वो लचीला होगा। तो एकात्मक शासन में जो संविधान होता है वो कठोर नहीं होता है बल्कि लचीला होता है। तो इसमें क्या है कि कोई भी न्याय कानून बनाते समय क्या है कि जो संविधान में जो आवश्यक संशोधन करते हैं ना, वो प्रांतीय सरकारों की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो क्या है, मैंने आपको बताया था ना कि भाई एकात्मक जो एकल सरकारें होती है, जो केंद्रीय सरकार है यहाँ की, वो क्या है कि अगर कोई घटना घट जाती है, कोई परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाती है, तो उस समय जो केंद्र है उसको मंत्रिमंडलों की बैठक या प्रांत सरकारों को बुलाने या उनसे बातचीत, डिस्कस, विचार विमर्श करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे सारे निजी फैसले वगैरह जो भी हैं वो केंद्र सरकार ही लेती है, क्योंकि वो खुद ही स्वयं में कार्यपालिका, स्वयं में न्यायपालिका, स्वयं में विधायिका, सारी की सारी शक्तियों के रूप में खुद ही एक केंद्र होता है, एक ही व्यक्ति होता है। तो इस समय क्या होता है कि उसको प्रांतीय सरकारों की अनुमति लेने और सलाह की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे क्या है कि केंद्र सरकार ही प्रांतों को अपने डिसीजन अकॉर्डिंग जनता के देख रेख के लिए और प्रशासनिक सुविधाओं के लिए बिठाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि भाई ये जो शासन है वो लचीला है, क्योंकि वो कभी भी उस व्यवस्था में शक्तियों को, नियमों को, कानूनों को बदल सकता है और प्रांतीय सरकारों से कानूनों को जब मर्जी कोई भी नई कानूनों को लागू कर सकता है तथा कोई भी कानून को वापस ले सकता है। तो इसी तरीके से क्या है कि संविधान भी क्या है कि जो भाई संविधान में भी जिस तरीके से हमें बताया गया, तो यहाँ पे क्या है कि आराम से संशोधन किया जा सकता है, इसलिए लचीला है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बिलोबी ने भी संविधान के क्या कहा है कि लचीलेपन को एकात्मक शासन की सफलता का आधार माना है। इसीलिए ये शासन क्या है कि भाई ये जो शासन प्रणाली है वो संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने में अधिक उपयुक्त है। यानी कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत लड़ाई दंगे हो गए, तो उसमें क्या है कि फ़ैसला लेने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता, बल्कि केंद्र सरकार अचानक ही डिसीजन ले सकती है, अपना निर्णय ले सकती है और उस निर्णय को उस राज्य या उस प्रांत में स्थापित कर सकती है, उस देश में, ताकि स्थिति ज़्यादा ना बढ़ के कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए लचीला संशोधन है, यानी कभी भी इसमें बदलाव किया जा सकता है। अब है सरल शासन। ठीक है, 9वां पॉइंट। अब सरल शासन में क्या होता है कि भाई एकात्मक शासन प्रणाली जो है वो क्या है कि शासन का क्या है कि संगठन बहुमत सरल होता है। यानी कि यहाँ पे एकात्मक शासन प्रणाली में क्या है कि जो शासन का जो संगठन होता है वो काफ़ी बहुत सरल होता है ना। इसमें ना तो क्या है कि दोहरी शासन व्यवस्था होती है और ना ही दोहरी नागरिकता होती है। क्या है कि भाई संविधान भी क्या है कि सीधे साधे कानूनों को क्या करती है, क्या है कि व्यवस्थापक होता है, और कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अपने देश के शासन के बारे में आसानी से ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, और इसमें उलझाव वाली कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं होती। तो सरल शासन में यही है कि भाई जब भी एक ही नागरिकता है, एक ही कानून व्यवस्था, एक ही न्याय व्यवस्था है, चाहे कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या ना हो, चाहे कम ही हो, लेकिन एक ही नागरिकता, एक ही व्यवस्थाओं होने के कारण, या फिर इसमें क्या है कि दोहरी नागरिकता का कोई शासन व्यवस्था नहीं है कि भाई जिसमें क्या है कि आपके जो प्रांतों की सरकार है वो आपके प्रांतों को अलग तरीके से चला रहे हैं, अलग कानूनों नियमों से चला रहे हैं, अलग अलग नियम है। तो ये सारी दोहरी मतलब कि आपकी शासन व्यवस्था ना होने के कारण क्या है कि और भी ज़्यादा सरल हो जाता है, और सभी लोगों को एक ही बार में आसानी तौर से सरकारों के कानून नियमों को समझ में आ जाता है, और सभी लोग क्या है कि चुनावी प्रक्रिया में भी बहुत ही अच्छी तरीके से भागीदारी निभा पाते हैं। ठीक है, अब भाई इसीलिए क्या है कि सरल शासन है। अब कम खर्चीला शासन भी देखते हैं यहाँ पे। अब ये कम खर्चीला शासन देखो इसका। अब एकात्मक शासन में क्या है कि एक ही विधायिका होती है, एक ही कार्यपालिका व न्यायपालिका होने के कारण क्या है कि भाई प्रांतीय सरकारों के ऊपर होने वाला खर्चा बच जाता है। क्या है कि एकात्मक शासन में एक ही विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होने के कारण क्या है कि जो भाई प्रांतीय सरकार के जो खर्चे होते हैं वो बच जाते हैं। अब उनके खर्चे कैसे बच जाते हैं, क्योंकि एक ही कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तो भाई केंद्र सरकार ही है, और चुनाव तो सिर्फ एक एकल सरकार में क्या होता है, एक ही बार होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो प्रांतीय सरकार होती हैं उनका कोई चुनाव नहीं होता। ठीक है, कुछ भी नहीं होता, तो चुनाव क्या होता है, एक ही बार होता है, तो एक ही बार पैसा लगता है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है कि भाई केंद्र सरकार का कोई भी चुनाव, वो केंद्र कह रहा हूँ, प्रांतीय सरकार का जो है कोई चुनाव, कानून, नियम उस तरीके से नहीं होता। प्रांतीय सरकारों को क्या है कि भाई केंद्र सरकार ही
बिठाती है, ठीक है, सत्ता पे, और अपने ही कानून नियमों के अनुसार बिठाती है। तो एक ही बार चुनाव होता है, इसलिए यह जो सरकार है, एकात्मक जो सरकार होती है, वो कम खर्चीला होती है, ठीक है। तो इसी में भाई देख लिया आपने कि कम खर्चीला शासन है, ठीक है। और इसमें जो प्रांतों के लिए अलग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कोई नहीं होती, बल्कि सबके लिए क्या है कि पूरे देश के लिए एक ही भाई न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधानपालिका, विधायिका जो होती है वो एक ही होती है, जो स्वयं में कौन होती है, केंद्र सरकार होती है। अब संघात्मक सरकारों में जो होने वाली जो दोहरी खर्चे होते हैं, उनकी तुलना में क्या है कि भाई एकात्मक सरकारों की जो व्यवस्था है वो अधिक लाभकारी होता है। अब संघात्मक में क्या होता है कि भाई राज्य सरकारों का चुनाव अलग होता है, ठीक है, आपका प्रधानमंत्री का चुनाव अलग होता है, राष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है। तो इसीलिए क्या है कि भाई ये अधिक खर्चीला हो जाता है, और चुनाव आयोग को भी कई बार फैसले लेने के लिए डिसीजनों को बार बार बदलना पड़ता है। उसको बहुत ज़्यादा क्या होता है कि संघात्मक सरकारों में खर्चा बहुत आता है चुनावी प्रक्रियाओं में। और उस कारण क्या है कि अगर तुलना की जाए संघात्मक से, तो लोग तो कम शिक्षित पाए जाते हैं, और लोग क्या है कि अपना फैसला और अपने अधिकारों को वो ढंग से सही रूप से समझने में भी असमर्थ हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारा है कि भाई छोटे देशों के लिए जो उपयुक्त है, ठीक है, यानी कि भाई जो छोटे देशों के लिए उपयुक्त शासन होता है, एकात्मक शासन, तो क्या है कि ये जो शासन प्रणाली है, ये उन देशों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है जो जनसंख्या का भूभाग दृष्टि से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, और अधिक विकसित नहीं है। लेकिन आज के समय पे जो भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, ठीक है, जहाँ पर भी है, वो अब बहुत ही विकसित हो चुके हैं। और विकसित होने का रीज़न ये है कि एक न्याय, एक नागरिकता, एक ही प्रकार की कानून व्यवस्था और लोगों में घनिष्ठता एक दूसरे के संबंध जोड़ती है। तो लोग भी क्या है कि शिक्षित हो रहे हैं, लोग भी अपनी सरकार को चुन पा रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे अब देश क्या है कि डेवलपमेंट कर चुका है। और ये छोटे छोटे जनसंख्या वाले आकारों पे हमें एकात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। जैसे कि जापान, इटली द्वारा अपनाने का प्रमुख कारण क्या है कि उनकी जनसंख्या व आकार जो है वो छोटा है। तो भाई जो जापान और इटली ने क्या करा कि एकात्मक व्यवस्था को किस लिए अपनाया, क्योंकि वहाँ जो जनसंख्या व्यवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है, इसलिए जापान और इटली ने एकात्मक व्यवस्था को अपना लिया। और उन देशों के लिए भी उपयुक्त है जो बड़े से बड़े मंत्रिमंडलों पर भी भार वहन करने में सक्षम नहीं है, वह आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, ठीक है। अब हम शासन की एकता को देखते हैं कि भाई इस शासन प्रणाली में क्या है कि एक कार्यपालिका होने से सारे देश के लिए एक जैसे कानूनों का निर्माण होता है, और कानूनों को लागू करने वाली तथा प्रशासन चलाने वाली कार्यपालिका भी एक ही होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका कानून बनाना, कानून का निर्माण करना, ठीक है, और कानूनों का पालन करवाना, कानूनों की देख रेख करना, सारा का सारा जो फैसला होता है वो केंद्र सरकार के पास ही होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से शासन की एकता बनी रहती है। शासन की एकता बनी रहना यानी कि एक ही नागरिकता प्राप्त है सारे रखे सारे राष्ट्र के लोगों को, एक ही समानता, एक ही प्रकार के कानून बनाए गए हैं, है ना। तो सबके लिए ये क्या है कि एकता की भावना में जोड़े रहता है, इसमें कोई भी मतभेद की स्थिति पैदा नहीं हो सकती। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको उदाहरण दूं, जैसे कि भारत जैसे देशों में लोगों को आज से अभी 2 साल पहले कोविड जब स्टार्ट हुआ था, तो दिल्ली में एक भाई नागरिकता छीन रही है नागरिकता, ऐसे आपने सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी कोई भी स्थिति नहीं होती है भड़काऊपन की, जिससे कि लोगों में भेदभाव की स्थिति पैदा हो। तो इसलिए ये क्या है कि शासन की एकता है और लोगों में भी एकता बनी रहती है, और देश क्या है अपने आप में मजबूत बना रहता है, ठीक है। तो ये देश की कानून संहिता के होने के क्या है कि प्रशासनिक एकता को बनाए रहती है और शासन सुचारू रूप से बना रहता है। अब संघर्ष और मतभेदों का अभाव, तो सिंपल ऊपर वाला ही टॉपिक है कि भाई एकात्मक शासन में जो शक्तियाँ हैं ना, उसमें क्या है कि भाई विभाजन से उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं जो है वो जन्म नहीं लेती। यानी कि एकात्मक शासन शक्ति में क्या है कि जो भी शक्तियां विभाजन करती है केंद्र सरकार प्रांतीय सरकारों के लिए, तो उसमें कोई भी जो समस्या है वो जन्म नहीं लेती। क्यों? क्योंकि उनका चुनाव नहीं होता है, ठीक है। उनमें जो पृथक्करण जो होती है शक्तियों की, वह स्वयं केंद्र सरकार ही करती है और अपने निर्णय ही के द्वारा होती है। तो इसमें प्रांतीय सरकार को यह शिकायत नहीं रहती कि उनमें कम शक्तियाँ दी गई हैं, ठीक है, या फिर इसलिए प्रांतों के केंद्र के बीच उत्पन्न होने वाले झगड़े एकात्मक शासन में पैदा नहीं होते और शासन सुचारू ढंग से चलते हैं।
ठीक है। तो यही सारे पॉइंट्स थे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, और आप अपने फ्रेंडों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि 20 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप आराम से इसमें से 20 नंबर में से 18-19 नंबर ला सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है पॉइंट वाइज, अगर आप इन पॉइंट्सों को फॉलो करते हैं तो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको सारी वीडियो और हर चीज़ ईजी लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दिया जाएगा मेरी तरफ से। तो आप अपने ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।